हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। भूगोल की जो हमारी यात्रा चल रही है उसमें हम पाठ पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतिम पाठ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार के प्रकार क्या होते हैं, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, पक्ष क्या होते हैं, सब पढ़े हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखेंगे कि जब इसको वैश्वीकरण किया गया तो वैश्वीकरण में समस्या ये आई कि जो छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के सामने कमजोर हो रहे थे। तो फिर एक संगठन आता है जो देखता है कि छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों के हितों की भी रक्षा की जाए, या फिर कुछ ऐसे मतलब व्यापारिक कर लगाए जाए या कर मुक्त वातावरण तैयार किया जाए जिससे कि देश आराम से व्यापार कर सके। तो इसी में ही 1948 के अंदर 1948 में आप यूं समझिए कि उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए उच्च सीमा शुल्क व विभिन्न प्रकार की व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए क्या किया गया? एक समझौता किया गया। देशों ने मिलकर एक समझौता किया जिसे हम कहते हैं एक समझौता किया गया जिसे हम कहते हैं एक समझौता है, कोई संगठन नहीं है। जिसे हम कहते हैं गैट, GATT गैट। गैट का मतलब होता है G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एग्रीमेंट ऑन, T फॉर ट्रेड, और T अगला है टैरिफ, T फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। यानी सामान्य समझौता है। टैरिफ यानी प्रशुल्क और ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार एवं प्रशुल्क सामान्य समझौता किया गया, जिसके अंदर यह किया गया है कि विभिन्न देश जो उच्च सीमा शुल्क लगा रहे हैं या जो भी व्यापारिक बाधाएं हो रही है जिससे छोटे देश व्यापार नहीं कर पा रहे हैं उन पर हम रोक लगाएंगे। 1994 में क्या होता है? 1994 के अंदर इसके बाद में जो सदस्य देश थे इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं समझौते को एक संस्था के रूप में यानी एक संगठन के रूप में बना ले। यानी मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों ने मुक्त व निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता, एक संस्था के निर्माण करने का निश्चय किया। एक संस्था के निर्माण का निश्चय किया और 1 जनवरी 1995 में 1 जनवरी 1995 में डंकर प्रस्ताव के द्वारा, एक प्रस्ताव था, डंकर प्रस्ताव है, उन्होंने प्रस्ताव दिया और उसके अंतर्गत जो गैट था उसको बदल के क्या बना दिया? WTO बना दिया गया। क्या बना दिया गया? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया। ठीक है। अब इस विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, WTO की बात करें तो WTO का मुख्यालय कहां पर है? यह है जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, पहली बात तो जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। और 2016 में यहां पर 164 सदस्य थे। 2016 के अंदर यहां पर 164 सदस्य देश थे और 1947 से भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। भारत भी इस संगठन का क्या रहा है? संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक है, किसकी कहानी है? अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि WTO। अच्छा, इसके बाद में आपके बुक में दिया हुआ था पहले प्रादेशिक व्यापार समूह। प्रादेशिक व्यापार समूह का मतलब होता है कि कुछ जो आसपास के देश होते हैं जिनके निश्चित उद्देश्य होते हैं, समान लाभ होते हैं, वो एक संगठन बना लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह से व्यापार कर सके। जैसे भारत है जिनकी अर्थव्यवस्था भी समान होती है, जैसे विकासशील देशों से कर लेते हैं। और जैसे भारत है वो चीन से कर ले, पाकिस्तान से कर ले, नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से। हाँ, तो इसको हम प्रादेशिक मतलब समूह कहते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स से हट चुका है। अब हम जो इसमें पढ़ेंगे WTO के कार्य पढ़ते हैं कि WTO के कार्य क्या है। ये रह गया, हम WTO के कार्य पढ़ लेते हैं। WTO के कार्य क्या है? WTO के कार्य, पहला कार्य है कि जो भी सदस्य देश या सदस्य राष्ट्र में शामिल हैं उनके लिए एक नियम बनाना जिससे वो व्यापार कर सके। नियम क्यों बनाना? कि सीमा शुल्क को निर्धारित कर सके। भाई उनमें ऐसा नहीं कोई टैक्स ज्यादा ले, अगर लेगा तो ये उसमें हस्तक्षेप करेगा। यानी विभिन्न व्यापारिक देशों के मध्य व्यापार के नियम बनाना। पहला तो है कि विभिन्न व्यापारिक देशों के मध्य व्यापार के नियम बनाना, व्यापार के नियम बनाना।
दूसरा जिसके अंदर आएगा वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके विस्तार हेतु जो भी सदस्य राष्ट्र उनको एक मंच प्रदान करना। अगर कोई समस्या आती है, कुछ भी बात होती है, तो यहां पर आकर अपनी बात को रख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य राष्ट्रों को एक मंच प्रदान करना, एक मंच प्रदान करना। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि विश्व के जितने भी संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। अच्छा, और क्या होगा? और ये होगा कि जो विश्व की अगर आर्थिक नीति बनानी है, विश्व की अगर डब्ल्यूटीओ का आर्थिक नीति बनानी है, विश्व की आर्थिक नीति जो पूरे विश्व को उसकी अर्थव्यवस्था को देखे, उसके निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, इंटरनेशनल मनी जो फंड है, उसका सहयोग लेना। ठीक है, ये आपके पास में आ गए। और इसमें हम कर सकते हैं कि जैसे आप यूं समझ लीजिए कि जो भी डब्ल्यूटीओ, इसके अलावा क्या करता है डब्ल्यूटीओ? दूरसंचार, बैंकिंग व बौद्धिक कार्यों से संबंधित बौद्धिक जो कार्य होते हैं उनको भी क्या करता है? संपादित करता है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। संचार है, बैंकिंग है और बौद्धिक, बैंकिंग को जैसे आईएमएफ ले लेता है। तो ये इस प्रकार से डब्ल्यूटीओ के कार्य हैं जो उनके सदस्य राष्ट्रों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, एक मंच उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सके। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया जैसे आपके प्रादेशिक व्यापार समूह हट चुका है। अब हम चलेंगे इसमें जो व्यापार का एक बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा समूह है जहां से व्यापार होता है, जिसको हम कहते हैं समुद्री मार्ग के द्वारा। तो समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार होगा। तो व्यापार जब समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, तटीय क्षेत्र पर होता है, तो आप बंदरगाह को नहीं भूल सकते, आप पतन को नहीं भूल सकते, आप पोताश्रय को नहीं भूल सकते। तो क्या होते हैं पतन, क्या होते हैं बंदरगाह, क्या होते हैं पोताश्रय, इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इनको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश मार्ग भी कहते हैं। कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग होता है वो आपके समुद्र मार्ग से ही होता है। तो हम पतन पढ़ेंगे और आपके बंदरगाह पढ़ेंगे, पतन पढ़ेंगे और आपके साथ में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बंदरगाह, पतन और बंदरगाह। तो जैसे कि आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, इसका मुख्य जो एक प्रवेश मार्ग होता है वो बंदरगाह और पतन होते हैं। आपने बंदरगाह देखा होगा, जैसे भारत का अगर नक्शा देखा हो तो यहाँ पर जो कलकत्ता बंदरगाह है या फिर आपके विशाखापट्टनम बंदरगाह है, कोची बंदरगाह, ये ऐसे होते हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये क्या होता है? प्रवेश मार्ग होता है। अब यहाँ पर दो शब्द सुने होंगे आपने, एक तो सुना होगा पतन और एक बंदरगाह। क्या होता है पतन और क्या होता है बंदरगाह, इसको समझिए। देखिए, पहली बात तो बंदरगाह क्या होते हैं? वहीं जहां जहाज व्यापार में जहाज माल उतारता है, चढ़ाता है, उस तरीके से होते हैं। लेकिन बंदरगाह क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। बंदरगाह क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। जबकि आपके पतन होते हैं, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह अधिक गहरे होते हैं, अधिक गहरे होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक होते हैं, समुद्र के पास होते हैं, तो अधिक गहरे होते हैं। जबकि जो कि पतन होते हैं, इनमें जल की गहराई कम होती है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है? बंदरगाह चूंकि गहरे होते हैं, जल की गहराई ज्यादा होती है, तो जहाज यहाँ पर आते हैं, जाते हैं, तो जहाज लंबे समय तक यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जहाज लंबे समय तक यहाँ रहते हैं, ठीक है। जबकि आपके पतन में क्या होता है कि जहाज यहाँ पर आते हैं और जाते हैं, आते जाते रहते हैं, लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो ये पतन की क्या होती है? पतन और बंदरगाह के बारे में है। अच्छा, शब्द आता होगा सर, बार बार आता होगा किसी बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह समझ में नहीं आ रहा।
देखिए बंदरगाह एक फारसी शब्द है, भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, और इसमें बंद का मतलब होता है घिरा हुआ, दर का मतलब होता है दरवाजा, और गाह का मतलब होता है प्रवेश मार्ग, यानी एक ऐसा घिरा हुआ दरवाजा जो प्रवेश मार्ग होता हो। तो यहां पर क्या होता है कि जहाज आते हैं, सामान उतारते हैं और जाते रहते हैं। एक तरीके से एक शब्द और आता है बार बार में, अगर आपने पढ़ा हो, पोताश्रय। अब देखिए पोताश्रय में हम अंतर देखते हैं, पोताश्रय और पतन बंदरगाह में अंतर क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो जो पतन और बंदरगाह जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के काम आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के काम आते हैं। और यहां पर जो सबसे खास बात है, अंतर समझना बहुत जरूरी है, आपको कई बार समझ में नहीं आता है। और सबसे मेन चीज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम आते हैं। और यहां पर क्या होता है, माल को उतारने के लिए, माल को छड़ाने के लिए या फिर भंडारण के लिए गोदाम होते हैं। क्या होते हैं, गोदाम होते हैं। जबकि पोताश्रय प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। और यहां पर क्या होता है, पोत प्लस आश्रय, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, इन जगह पर क्या होता है कि यहां पर जो जहाज होते हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से या फिर आप यूं समझ लीजिए सुरक्षा की दृष्टि से, या फिर आप ईंधन को लेने के लिए यहां पर जहाज रुकते हैं पोताश्रय के अंदर। जबकि अगर माल उतारने चढ़ाने के लिए काम आते हैं, यहाँ पर गोदाम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पतन जो होते हैं वो सड़क मार्ग द्वारा या फिर रेल मार्ग द्वारा ये क्या होते हैं, नगरों से जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि माल को आसानी से अंदर पहुंचाया जा सके। तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम पतन और बंदरगाह को हम एक ही संदर्भ में पढ़ेंगे। आपको बता तो दिया मैंने, अंतर तो बता दिया, लेकिन अगर बात करें तो पतन और बंदरगाह है क्या, तो सबसे जो मेन चीज है, सबसे जो मुख्य चीज है कि जो पतन है या जो बंदरगाह है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश मार्ग है। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग है। होता क्या है इनमें, होता क्या है इसको आप ये समझिए। इन बंदरगाहों के द्वारा सामान चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए या भंडारण के लिए क्या होते हैं, भंडार गृह कह सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं गोदाम होते हैं। क्या होते हैं, गोदाम होते हैं। अच्छा, इनमें एक शब्द जुड़ा हुआ होता है कि किसी पतन या बंदरगाह का महत्व कैसे मालूम करेंगे, तो वो मालूम करेंगे उस पतन के द्वारा या उस बंदरगाह के द्वारा निपटाए गए नौभार या फिर जहाजों की संख्या से, निपटाए गए नौभार या फिर जहाजों की संख्या से हम उस पतन के महत्व का पता करेंगे कि जितने जहाज वहां पर आते हैं, जितना सामान उतरता है, उससे मालूम पड़ता है उस पतन का महत्व कितना है। अच्छा, आगे इसमें आता है, एक आता है शब्द आएगा पृष्ठ प्रदेश। आप पढ़ेंगे पृष्ठ प्रदेश क्या होता है। पृष्ठ प्रदेश का मतलब होता है कि कोई भी पतन है, जैसे ये पतन है, ये अपने आसपास के जितने क्षेत्र को सेवा उपलब्ध करवाता है, आसपास के जितने क्षेत्र को सेवा उपलब्ध करवाता है वह उस पतन का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। उस पतन का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है जितने उस क्षेत्र को सेवा उपलब्ध करवाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, वो राजस्थान तक अपनी सेवा उपलब्ध करा रहा है, तो राजस्थान उसके पृष्ठ प्रदेश में आता है। ठीक है, ये आप मुख्य चीजें आप इसमें समझ चुके होंगे। अब हम जो पतन के प्रकार है उस पर आते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है इसका, पतन के प्रकार। देखिए पतन के प्रकार कई तरीकों से है। पहला जो पतन का प्रकार है वो वहां पर किस तरीके का माल उतारा जाता है, किस तरीके का व्यापार किया जाता है, उसके आधार पे है पतन के प्रकार। तो जो पहला प्रकार है उसमें होता है कि उसमें किस तरीके का माल उतारा जा रहा है, यानी तो पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं औद्योगिक पतन। क्या बोलते हैं, औद्योगिक पतन। औद्योगिक पतन क्या होते हैं, ये पतन होते हैं जहां पर थोक नौभार किया जाता है, यानी थोक व्यापार किया जाता है, यानी थोक नौभार का संचालन किया जाता है। और थोक नौभार के संचालन में होता है, जैसे अनाज का कर सकते हैं आप इसमें तेल का कर सकते हैं, आप इसमें मसालों का कर सकते हैं, आप इसके अंदर चीनी का कर सकते हैं, ये यहां पर आएगा। दूसरा आपका आता है वाणिज्यिक पतन। वाणिज्यिक पतन क्या होते हैं, वाणिज्यिक पतन, ये पतन उत्पादों, विनिर्मित का मतलब आपको बताया था मैंने कि वो वस्तुएं, जो छोटी छोटी वस्तुएं जो मशीनों से, और बड़ी बड़ी वस्तुएं जो बनती है हाथों से या फिर मशीनों के द्वारा बनती हुई आती है, विनिर्मित वस्तुओं प्लस यात्रियों के भार का संचालन करते हैं। इसमें यात्री भी होते हैं और विनिर्मित वस्तुएं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें जो होती हैं, मशीनें भी हो सकती हैं, छोटी चीजें भी हो सकती हैं, सब उत्पाद होते हैं, वो वाणिज्यिक पतन में आते हैं।
तीसरा पतन है उसका नाम है विस्तृत पतन। क्या नाम है? विस्तृत पतन। ये पतन क्या होते हैं? संसार के जितने भी अधिकांश बड़े पतन हैं वो इसी पतन के रूप में पाए जाते हैं और ये पतन बड़ी मात्रा में नौभार का संचालन करते हैं। यानी संसार के सभी बड़े पतन जो हैं, सभी बड़े पतन हैं, वो इसी पतन का रूप है, विस्तृत पतन का ही रूप है अधिकांश बड़े पतन, और ये अधिकांश बड़े नौभार का संचालन करते हैं। तो ये हो गया आपका पतन का एक प्रकार। दूसरा पतन का प्रकार है वो अवस्थिति के आधार पर है। अवस्थिति के आधार पर वो समझिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। तो पहला मैं जो इसमें लेता हूं वो उसका नाम है अंतर्देशीय पतन। क्या नाम है? अंतर्देशीय पतन। अंतर्देशीय पतन। क्या होते हैं अंतर्देशीय पतन? ये पतन क्या होते हैं? अंतर्देशीय पतन ये समुद्र तट, जो भी समुद्र तट होता है, जैसे मान लीजिए हम यहां से बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, ये पतन क्या होते हैं? समुद्र तट से थोड़ी दूर होते हैं, और जो एक समुद्र तट से, समुद्र तट आपका ये है, यहां पर है, यहां से दूर होंगे, अंदर की ओर होंगे, और यहां पर इससे समुद्र से एक नहर के द्वारा, एक नदी के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए हल्दिया बंदरगाह है, वो थोड़ा अंदर है, तो वो क्या करता है कि इस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये पतन क्या होते हैं कि समुद्र से थोड़ा अंदर की ओर होते हैं, और यहां पर भी सामान लेकर जाएगा, कैसे जाएंगे? तो छोटी छोटी नावों के द्वारा इनके द्वारा सामान पहुंचा जाता है। तो यहां पर ये नहर या फिर नदी के द्वारा जुड़े होते हैं। समझ गए आप? तो अंतर, नाम से पता पड़ रहा है अंतर्देशीय पतन, यानी ये पतन समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं। समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं, नाम से स्पष्ट है, अंतर्देशीय है, समुद्र तट से दूर स्थित है, और समुद्र तट से दूर स्थित होने के कारण ये एक नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर आप ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे मानचेस्टर एक है, मानचेस्टर आप उदाहरण ले सकते हैं। और मानचेस्टर आपको पता है, बता रखा है मैंने, जैसे पर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इंग्लैंड का है। कहां का है? इंग्लैंड का है। मेफिस है, और जो ये मानचेस्टर है ये एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक मेफिस है। मेफिस ये जो एक बंदरगाह है, ये आपके एक मिसिसिपी नदी के द्वारा, अमेरिका में है, यूएसए में है, और ये मिसिसिपी नहर द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये सब अंतर्देशीय पतन के उदाहरण हैं। साथ में हम इसमें ले सकते हैं मैनहीम और ड्यूइसबर्ग। मैनहीम और ड्यूइसबर्ग ये कहां पर है? ये दोनों जर्मनी में है, और ये राइन नदी के द्वारा समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। राइन नदी के द्वारा समुद्र तट से जुड़े हुए हैं, जर्मनी में। मतलब कहने का मतलब है अंतर्देशीय पतन है ये सब, और ये नहर के द्वारा, किसी नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैनहीम ड्यूइसबर्ग है, ये समुद्र तट से थोड़ा अंदर है, और ये उत्तरी सागर में जुड़ता है। किससे? राइन नदी के द्वारा उत्तरी सागर में ये कनेक्टिविटी देता है। तो ये आपके हो गए अंतर्देशीय पतन। दूसरा जो आपका आएगा, जैसे अपन एक भारत के संदर्भ में भी ले सकते हैं, कोलकाता पतन, जो किससे जुड़ा हुआ रहता है? हुगली नदी के द्वारा जुड़ा होता है, हुगली नदी के द्वारा। तो कोलकाता जो है वो भी अंतर्देशीय पतन है, ये प्रश्न आ सकता है। और वो किसके द्वारा जुड़ रहा है? हुगली नदी के द्वारा जुड़ रहा है। तो ये याद रहना चाहिए, कोलकाता भी कैसा पतन है? अंतर्देशीय पतन है, जो हुगली नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब हम लेंगे दूसरा बाह्य पतन। दूसरा हम लेंगे अब बाह्य पतन, अवस्थिति के आधार पर ही है बाह्य पतन। नाम से स्पष्ट है, बाह्य पतन यानी बाहर है, समुद्र तट से बाहर की ओर है। दूसरा है बाह्य पतन। अब बाह्य पतन को आप समझिए, ये क्या होते हैं? समुद्र तट से दूर होते हैं, समुद्र तट से दूर होंगे, बाहर की ओर होंगे, तो गहरे जल में होंगे, है ना। वास्तविक पतन से थोड़े दूर होते हैं, और यहाँ इन जहाजों को जो आकार में बड़े होते हैं उनसे माल ग्रहण करके ये पैतृक पतन तक इनको, उन माल को पहुंचा जाता है। यानी आप समझ लीजिए कि जैसे समुद्र तट है, उस समुद्र तट से थोड़ा दूर की ओर होते हैं, और ये क्या कर लेते हैं? गहरे जल में तो होते ही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जहाज आता है, जहाज आने के बाद में यहाँ पर सामान उतारा जाता है, फिर पैतृक पतन तक उनको वहां पर नावों के द्वारा, किसी द्वारा उन सामानों को पहुंचाया जाता है। तो बाह्य पतन क्या होते हैं? समुद्र तट से बाहर होते हैं, ये गहरे जल में होंगे, समुद्र तट से वास्तविक पतन से दूर होते हैं। यहां पर क्या क्या आता है? उन जहाजों को जो आकार में बड़े होते हैं, समझिए आप, जो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत बड़े जहाज है, उनको यहीं बाहर की तरफ ही यहां से माल उतार लिया जाता है और यहां पर रख लिया जाता है, और फिर उसके बाद में छोटे छोटे नावों के द्वारा या इनके द्वारा इनको पैतृक पतन तक उस माल को पहुंचाया जाता है। तो पहला तो ये कहां होते हैं? ये क्या होते हैं? गहरे जल में होते हैं। दूसरा, ये वास्तविक पतन से दूर होते हैं, अपने
जो पतन से दूर होते हैं, और जो बड़े जहाज होते हैं जो अपने वास्तविक पतन तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो क्या करते हैं, इन बाह्य पतन पर अपना माल उतारते हैं, और फिर माल उतारने के बाद में ये माल कहां पहुंचा जाता है, ये पहुंचा जाता है पैतृक पतन तक। कहां पहुंचा जाएगा, पैतृक पतन तक इस माल को पहुंचाया जाता है ना, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन करें एथेंस व यूनान में, आपकी किताब में उदाहरण दे रखा है, एथेंस व यूनान में एक बाह्य पतन है पिरेइयस। क्या नाम है, पिरेइयस, क्या नाम रखा है, पिरेइयस। क्या नाम रखा है, पिरेइयस भी कर सकते हैं इसको, पिरेइयस भी कर सकते हैं। ये क्या है, एक बाह्य पतन का उदाहरण है जो आपकी किताब में दे रखा है। ठीक है, दोनों पतन आप समझ चुके होंगे। अंतर्देशीय पतन जो अंदर होते हैं आपके समुद्र तट से और एक नहर के द्वारा जुड़े होते हैं, ये पतन समुद्र से बाहर की ओर होते हैं। बड़े जहाज जो पहुंच नहीं पाते हैं वो यहाँ माल उतारते हैं, और ये फिर उन माल को वहां पर अपने पैतृक पतन पर पहुंचाते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला हम पढ़ेंगे कार्यों के आधार पर पतनों का प्रकार। तो आप बाह्य पतन पढ़ चुके हैं, अंतर्देशीय पतन पढ़ चुके हैं। उदाहरण कोलकाता का हुगली याद रखना, वो आता है आपके अंतर्देशीय पतन में, और पिरेइयस जो एथेंस यूनान का है वो आपके किसमें आएगा, बाह्य पतन में आएगा। अब हम लेंगे कार्यों के आधार पर। किसके आधार पर लेंगे, कार्यों के आधार पर पतनों का वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर पतनों का वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर पतनों का वर्गीकरण क्या होता है, कार्य जिस हिसाब से होंगे उससे पतनों का वर्गीकरण हो जाएगा, उसको बांट दिया जाएगा। जैसे पहला है तेल पतन, नाम से स्पष्ट है, तेल पतन नाम है, तो आपको पता होगा कि तेल पतन क्या होंगे, कि जहां पर तेल का भंडारण, शोधन और परिवहन किया जाएगा। इन पतनों पर तेल का भंडारण, परिवहन और शोधन किया जाएगा, नाम से स्पष्ट है। इन पतनों को हम टैंकर पतन भी कहते हैं, इनको हम तेल पतन भी कहते हैं। इनका नाम, दूसरा नाम होता है टैंकर पतन। क्या कहते हैं इसको, टैंकर पतन भी हम इसको कहते हैं। और यहां पर तेल का शोधन, भंडारण और परिवहन किया जाता है। उदाहरण हम लेंगे जहां पर तेल मिलते हैं, जैसे वेनेजुएला के अंदर बात लेते हैं, तो वेनेजुएला में एक ऐसा पतन है और उसका नाम है माराकाइबो। क्या नाम है, माराकाइबो। माराकाइबो वेनेजुएला कहां पर है, आपको याद होना चाहिए, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है। फिर ट्यूनीशिया जो अफ्रीका में है, ट्यूनीशिया कहां पर है, अफ्रीका में है। और ट्यूनीशिया का जो है वो है आपके पास में आपका एस्खीरा। क्या नाम है, एस्खीरा, एस्खीरा, ये ट्यूनीशिया का है, ये तेल पतन के उदाहरण है। फिर आपके पास में आएगा लेबनान, जो अभी चर्चा के अंदर है। अभी जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन का और इजराइल का, उसमें लेबनान फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, काफी जो सऊदी कंट्री का सपोर्ट कर रहे हैं, तो लेबनान है। तो लेबनान इसका है आपके त्रिपोली। क्या नाम है, त्रिपोली, ये एक टैंकर पतन है। पर्शिया, पर्शिया, पर्शिया का क्या है, इसका है अबादान। इसका कौन सा है, अबादान, अबादान। ईरान, ईरान कह सकते हैं, ईरान का जो पुराना नाम है, ये पुराना नाम है, ये ईरान का अबादान है। ठीक है, तो ये आपके तेल पतन है, जिसमें से आपको जरूर याद करने, वेनेजुएला का माराकाइबो, ट्यूनीशिया का एस्खीरा, लेबनान का त्रिपोली और पर्शिया का अबादान, ये सब क्या है, आपके तेल पतन है। अब आएगा मार्ग पतन। क्या नाम है, मार्ग पतन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं परेशानी नहीं आनी चाहिए, नाम से स्पष्ट आ रहा है मार्ग पतन, या इसका दूसरा नाम अगर लूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा नाम इसका विश्राम पतन, मार्ग पतन, या फिर इसका नाम है विश्राम पतन। क्या नाम है इसका, दूसरा नाम है विश्राम पतन। तो ये पतन जो होते हैं लंबे समुद्री जो दूरी मार्ग तय करते हैं, वहां पर ये विश्राम स्थल के रूप में काम आते हैं, जहां पर ये ईंधन भराने के लिए, जल भरने के लिए, खाद्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए काम आते हैं। जो लंबी समुद्री दूरी होती है वहां पर ये बीच में, सेंटर में विश्राम पतन के रूप में काम आते हैं। जैसे हमने बात किया था, आप जैसे अमेरिका से अगर आप एशिया की तरफ जाएंगे, जापान की तरफ जाएंगे आप, तो होनोलुलु जो है वो एक विश्राम पतन के रूप में आता है, जो हवाई द्वीप समूह के अंदर है। ठीक है, तो जैसे हमने नक्शे में भी देखा था कि आप उत्तरी अमेरिका से जब जा रहे हैं और कहां आ रहे हैं, आप जापान की तरफ आ रहे हैं, तो बीच में हवाई द्वीप समूह पर होनोलुलु पतन है। तो यानी वे पतन, ऐसे पतन जो लंबे समुद्री मार्गों, विश्राम केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। लंबे समुद्री मार्गों पर, लंबे समुद्री मार्गों पर
विश्राम पतन के रूप में विकसित होते हैं और ये ईंधन बनाने के काम आते हैं, जहाज जल लेने के लिए काम आते हैं, खाद्य सामग्री के काम आते हैं। उदाहरण है इसका अदन, पहले बता चुका हूं, सिंगापुर है और होनोलुलु है। ये कहां पर है? हवाई द्वीप समूह आपके यूएसए में है ना। अदन यमन के पास में है, सिंगापुर आपको पता ही है। ये नक्शे की जब क्लास करेंगे तब इनको दोबारा देख लेंगे। तीसरा जो आपका आता है, ये दूसरा है आंत्रपोपतन। आंत्रपोपतन, हम नाम जब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन आंत्रपो का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो यानी एकत्रण पतन है। ये एकत्रण केंद्र होता है, इसको बोलते हैं अपन एकत्रण केंद्र होता है। और ये जब देश वस्तुओं को निर्यात करते हैं, जब विभिन्न देशों की निर्यात जो वस्तुएं होती है वो लाई जाती है, इकट्ठी की जाती है, यानी विभिन्न देशों की निर्यात की गई वस्तुएं, विभिन्न देशों की निर्यात की गई वस्तुएं यहां पर इकट्ठी की जाती है, निर्यात की गई वस्तु यहां पर इकट्ठी की जाती है। आंत्रपोपतन के अंदर यह काम किया जाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले, एशिया के लिए कौन सा ऐसे आंत्रपोपतन है, तो एशिया के लिए जो आंत्रपोपतन है वो है सिंगापुर है। एशिया के लिए कौन सा है? सिंगापुर है। आपके यूरोप के लिए कौन सा है? तो यूरोप के लिए आपका आंत्रपोपतन जो नीदरलैंड का रोटरडम है। कौन सा है? रोटरडम, जो कहां पर है? नीदरलैंड में है, रोटरडम। और अगर हम बात करें बाल्टिक सागर के पास करें तो कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन ये भी यूरोप का है। ये सब क्या है? आंतरिक पतन के उदाहरण है। एशिया के लिए कौन सा है? सिंगापुर है, जो नाम आया था। और यूरोप के लिए रोटरडम है। और अगर हम अमेरिका के लिए बात करें तो उसके लिए होनोलुलु आ जाएगा आपके। तो ये हो गया। अगला आपका है नौसेना पतन। जो फोर्थ आएगा आपका नौसेना पतन। नौसेना पतन आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि नौसेना से यानी जो जल सेना होती है उससे स्पष्ट है। इस पतन युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं ताकि उनकी मरम्मत के लिए यहां पर कार्यशालाएं होती हैं। तो ये होता है नौसेना पतन। चौथा नंबर है नौसेना पतन। नौसेना पतन, ठीक है। तो नौसेना पतन ये होते हैं, ये युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं। ये सबसे पहली बात क्या होती है? ये युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं, नाम से स्पष्ट है। ये जहाजों की मरम्मत की कार्यशालाएं होती हैं। यहां पर जहाजों की मरम्मत की कार्यशालाएं यहां पर होती है। और ये सामाजिक महत्व के पतन होते हैं। जैसे इसके अंदर हम कह सकते हैं, जैसे कोचीन है, उदाहरण ले कोचीन और कारवाड़। कोचीन केरल के अंदर है और ये नौसेना पतन है। स्पेशली जहाजों की सेवाएं करते हैं, युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं और यहां पर उनकी मरम्मत की कार्यशालाएं होती हैं। अंतिम जो बच रहा है आपका, अंतिम हम जो करेंगे वो है पांचवा, पैकेट स्टेशन। क्या नाम है इसका? नाम पैकेट स्टेशन नाम है। पांचवा है पैकेट स्टेशन, या पतन भी कह सकते हैं। देखो पैकेट स्टेशन क्या होता है? ये छोटी दूरियों को तय करने के लिए, ये जलीय क्षेत्रों के आर पार होते हैं, छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए काम आते हैं और इनको हम फेरी पतन भी कहते हैं। जैसे फेरी वाला होता है, आपने देखा होगा, वो आता है साइकिल पे सामान लेकर आता है और छोटी दूरी तय करता है, सामान अपना बेचता है। वैसे छोटी छोटी दूरी को तय करने के लिए जलीय क्षेत्र के आर पार होते हैं, ये वस्तुओं तो यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। ये छोटी दूरी को तय करने के लिए जलीय क्षेत्र के आर पार होते हैं, और ये यात्रियों और वस्तुओं को सेवाएं प्रदान करते हैं। अब आप सोचेंगे इस छोटी दूरी के हिसाब से कैसे बात कर रहे हैं, तो आपने अगर इंग्लिश चैनल देखा होगा, इंग्लिश चैनल को अगर आप देखेंगे, मैं आपको नक्शे में बताता हूं। आप देखिए कि अगर आप इंग्लिश चैनल को देखेंगे, यहां पे ये आपका फ्रांस है और ये आपका इंग्लैंड है, इसके बीच में इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश, ये छोटी दूरी हो गई, छोटी दूरी के आर पार। तो इंग्लिश चैनल के अंदर यहां पर इंग्लैंड में तो एक पतन है, उसका नाम है डोवर पतन, और यहां पर कैलाइस पतन, फ्रांस में। ये इनको जोड़ने का काम करते हैं। तो आप इसको ये समझ सकते हैं नक्शे के द्वारा कि जैसे मान लीजिए तो इंग्लैंड है, बीच के अंदर यहां पर आपके पानी है और यहां फ्रांस है और यहां पर इंग्लिश चैनल है। ये इंग्लिश चैनल है जिससे जुड़ रहा है, टच हो रहा है। यहां पर एक पतन का नाम है, उसका नाम है डोवर पतन। क्या नाम है? डोवर पतन। और यहां पर जो पतन है उसका नाम है कैलाइस पतन, जो फ्रांस में है, कैलाइस पतन। ये इनको जोड़ने का काम कहते हैं और इनको हम फेरी पतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरी पतन भी कहते हैं। तो 5 हमने पढ़ लिए। आपने पढ़ा टैंकर पतन,
आपने पढ़ा मार्ग पतन, आंत्रोपपतन, फिर आपने पढ़ा नौसेना पतन और अंत में पढ़ा आपने पैकेट स्टेशन या फेरी पतन। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमने जो ये पार्ट है, ये जो एक बुक है, इसके पूरे पार्ट हमने कर लिए हैं जो आपके कोर्स में है। मैंने ज्योग्राफी पाठशाला ऐप पर इनकी पीडीएफ भी डाल रखी है जो आप फ्री मटेरियल में देख सकते हैं। टेस्ट भी डाल रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे मैं दूसरी बुक करूंगा जल्द ही मैं आपके लिए इन सबका एक मॉडल पेपर लेके आऊंगा। आप यूं ही पढ़ते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।